हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशमी हियर। आज हम लोग हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें से आज हम लोग 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीख लेते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो हम लोग हेनरी फायोल के बारे में जान लेते हैं। हेनरी फायोल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो कि बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट और सक्सेसफुल मैनेजर थे। उन्होंने अपना करियर माइनिंग इंजीनियर करके स्टार्ट किया एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में और धीरे धीरे वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन तक जा पहुँचे। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड फाइनली प्रपोज किया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके मशहूर बुक दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका जो कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट थॉट्स के डेवलपमेंट के ऊपर, इसी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से हम लोग आज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से काम को डिवाइड करना चाहिए एज पर क्वालिटीज, स्किल्स, टैलेंट्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की जैसी इंटरेस्ट है, टैलेंट है, स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ है, उस हिसाब से जो है काम को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। से फॉर एग्जांपल टेक्निकल का टेक्निकल, फिनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट में अगर लोगों को रिक्रूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोस्टली बीकॉम या बीएमएस, ओके, जो बेसिक एजुकेशन है, प्लस कुछ भी एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा तो वेल एंड गुड। इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर सेल्स का है और वो बंदा बहुत ही इंटरेस्ट रखता है और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका और वो सामने वाले को कन्विंस कर सकता है प्रोडक्ट लेने के लिए। अगर इमीडिएटली इंटरव्यू में मैंने ऐसे पूछा कि आप ये मार्कर सेल करके दिखाओ एंड उसमें उसका कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका कन्विंसिंग स्किल्स दिखता है तो डेफिनेटली आई विल बी एम्प्लॉइंग दैट पर्सन, क्योंकि वो पर्सन वुड बी एप्ट, यानी कि एकदम परफेक्ट रहेगा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा वर्कर्स का और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। एक्सपर्टाइज जो है और एक्सपीरियंस उसको मिलते जाएगा और भी एक्सपीरियंस मिलते जाएगा तो वो काम बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएगा। सिमिलरली अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी को रखना है तो मोस्टली बीकॉम या बीएएफ का पर्सन को रखूँगी विथ एक्सपीरियंस इन द अकाउंट्स फील्ड, या तो फिर अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ काम कर चुके हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही माइट बी हैविंग, तो इस हिसाब से मैं शायद से उसको रखूँगी। आर यू ऑल गेटिंग? यानी कि उसका कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट, टैलेंट किस में है उस हिसाब से उस पर्सन को अगर हम लोग रखेंगे तो डेफिनेटली जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगा वर्कर्स का, उसका एक्सपर्टाइज और भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी इसी वजह से डेफिनेटली बढ़ेगा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अगर एक बेकरी है और मेरे अंडर 5 पीपल है, यानी कि 5 लोग मेरे अंडर है। ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग सेक्शंस बनाते हैं मोस्टली, राइट। बिस्किट्स का एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन बनाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा पर्सन है हेल्थी बिस्किट्स का बिस्किट्स बनाएगा। थर्ड जो है नान कटाई बनाएगा। ओके। फोर्थ जो है पेस्ट्रीज। फिफ्थ जो पर्सन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी केक्स है ना वो बनाएगा। तो उसमें क्या है, वो एक्सपर्ट बनेगा। बनाते बनाते जो है वो लोग उस
पर्टिकुलर जो लाइन लिया है, अभी केक का है तो केक, ऑर्डिनरी केक का है तो वो परफेक्ट बन जाएगा, उसमें एक्सपर्टाइज उसका पूरा उसमें बढ़ जाएगा, फटाफट अपना काम करते जाएगा, उसका एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो अगर मेरे को एकदम लॉट में अगर ऑर्डर आता है तो इन लोग फटाफट फटाफट अपना काम करके दे देंगे। यानी कि अगर एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर नान कटाई का भी आ गया, केक का भी आ गया, पेस्ट्री का आ गया, कोई पार्टी हो रहा है आजू बाजू में, तो ये लोग फटाफट फटाफट बना के दे देंगे। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड दैट इज द रीजन व्हाई हेनरी फायल मेंशन दैट डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट? सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी कि पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर किसी को हम लोग जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते तो उसी के साथ में उनको पावर या अथॉरिटी भी देना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उसी के साथ में डिसीशंस लेने का हक या राइट भी उनको देना चाहिए, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल CEO ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मुझे, मैं सेल्स मैनेजर हूँ उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने मुझे 40,000 यूनिट्स का सेल्स टारगेट दिया एक महीने का, जबकि नॉर्मली 20,000 यूनिट्स का सेल्स टारगेट हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है मेरा सेल्स टारगेट। तो अगर वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे या जिम्मेदारी सौंप रहे 40,000 यूनिट सेल्स टारगेट का, तो उनको मुझे अधिकार भी देना पड़ेगा या अथॉरिटी या पावर देना पड़ेगा कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं एडवर्टाइजमेंट्स भी कर सकती हूँ, और इसी के साथ में जैसा कैंडिडेट मुझे चाहिए वैसे कैंडिडेट को मैं रख सकती हूँ, यानी कि वैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं रख सकती हूँ, ठीक है? यानी कि मैं खुद ही इंटरव्यू ले सकती हूँ जिस हिसाब का क्वालिटी का कैंडिडेट मुझे चाहिए, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि दिस कैंडिडेट कैन सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, यानी कि उनमें उतना कन्विंसिंग स्किल्स है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वैसे कैंडिडेट को मैं रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है कैंडिडेट्स को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रखने के लिए। एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग जब भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से करने के लिए भी मुझे अधिकार मिल रहा है। तो लेटर ऑन अगर वो एफिशिएंटली काम मेरे से नहीं हो रहा है तो CEO कैन क्वेश्चन मी कि जबकि तुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रखने का अधिकार दिया गया था, जब भी तुम्हें एडवर्टाइजिंग करने का भी अधिकार दिया था, तुमको पूरा डिसीजन मेकिंग का हक मैंने दिया था, इसके बावजूद भी तुम क्यों नहीं ये सेल्स टारगेट अचीव कर पाई? ठीक है, फाइन। अगर ये पावर ही नहीं दिया गया होता एडवर्टाइजमेंट करने का या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रखने का, देन आई शुड नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, मुझे दोषी ठहराना नहीं चाहिए, ऐसे ये प्रिंसिपल बोलता है। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेनरी फायल का प्रिंसिपल ऐसे बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बोलता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, ताकि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या तो फिर लक्ष्य है वो हासिल कर सके या अचीव कर सके। तो एक अगर अच्छा डिसिप्लिन दिख रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे इफ़ेक्टिव लीडरशिप है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में। मैनेजर्स इनफैक्ट अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो उस ऑर्गेनाइजेशन का है, और उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ भी उसको फॉलो करना चाहिए और ओबे करना चाहिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है। ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होना चाहिए, वो चाहे टॉप लेवल में हो या मिडिल लेवल में हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयज़ को
फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनको हर एक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो अपना पूरा मेहनत से या फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे तो उसका मतलब वहाँ पे इनडिसिप्लिन हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स दे आर गोइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उनको मिलना चाहिए और उस हिसाब से वो लोग फॉलो करना चाहिए। अनदर एग्जांपल, अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ और मुझे अथॉरिटी दिया गया है सेल करने का क्रेडिट पे, मैं जो नॉर्मल कस्टमर्स है उनको नहीं दे रही हूँ क्रेडिट में, बट मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में सेल कर रही हूँ क्रेडिट में, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सीधा इनडिसिप्लिन हो रहा है, अगेंस्ट द रूल जा रहा है, अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। फोर्थ प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो एक ही बॉस से ऑर्डर्स आना चाहिए सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय को, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, रोशमी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैनेजर है, यहाँ पे एक मैनेजर है, ये मैनेजर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ABC मैनेजर, ठीक है, और ये तीनों ने मिलके मुझे ऑर्डर्स दे दिया, ठीक है। अब रोशमी जो है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चली जाएगी कि किसका ऑर्डर पहले करूँ, मैं किसको प्रायोरिटी दूँ करके। अगर सपोज मैंने A मैनेजर का काम कर लिया तो B मैनेजर मुझे ये पूछने लगेगा कि तुमने A मैनेजर का काम कर लिया लेकिन मेरा काम क्यों कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, पहले मेरा जो ऑर्डर है वो तुमने क्यों नहीं पहले किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है और ये मैनेजर्स के बीच में भी ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट करेगा, एफिशिएंसी वर्कर्स का अफेक्ट करेगा, टोटल प्रॉब्लम्स एंड कैओस एंड कन्फ्यूजन्स होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये ज़रूरी है कि अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, रोशमी इज़ इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो मेरा मैनेजर भी एक ही होना चाहिए और ऑर्डर्स एक ही मैनेजर से आएगा, तो वो प्रॉपरली मेरा काम होएगा आगे। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यानी कि हायरार्की प्रॉपरली रहना चाहिए, यानी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे किसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करना है, तो वो हायरार्की भी सबको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। गॉट इट? सो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये बोलता है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड और एक प्लान होना चाहिए और हर एक ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम रहना चाहिए और डायरेक्ट किया जाना चाहिए एक सिंगल मैनेजर के द्वारा यूजिंग अ सिंगल प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप समझ लो, और वो दो प्रोडक्ट्स बनाते, एक हो गया कार्स का और दूसरा हो गया बाइक्स का। तो जो कार है उनका जो डिवीज़न अलग होना चाहिए और बाइक्स का डिवीज़न अलग होना चाहिए, क्योंकि कार का जो मार्केट है वो अलग है, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो अलग है, तो उनका टारगेट भी अलग होना चाहिए, राइट। सिमिलरली बाइक्स का मार्केट अलग है, उनका प्रॉब्लम्स भी अलग होता है, तो उस हिसाब से उनका टारगेट भी अलग होना चाहिए। हालांकि दोनों जो डिवीज़न है उनमें परचेस डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा होगा। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अब हम लोग वो देखते हैं कि वन हेड एंड वन प्लान, और हर एक ग्रुप जो है उसका ऑब्जेक्टिव सेम रहना चाहिए और मैनेजर डायरेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज़ वो पर्टिकुलर ग्रुप का एक सिंगल प्लान यूज़ करके। गॉट इट? सिक्स्थ प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि खुद के इंटरेस्ट
पर्सनल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेस इंपॉर्टेंस देना चाहिए या कम अहमियत देना चाहिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत या इम्पोर्टेंस देना चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेस मैनेजर हूँ और मेरा भाई सप्लायर है, ठीक है, मैं अपने भाई से रॉ मटेरियल्स लेती हूँ कंपनी के लिए, मार्केट रेट से भी ज़्यादा रेट पे ले रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, यानी कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी का लॉस हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है उसको लेस इम्पोर्टेंस मिल रहा है या वो हैवी लॉस हो रहा है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी सप्लायर्स है जो कि डिस्काउंट्स, स्कीम्स, ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं, तो मुझे उनसे लेना चाहिए, तब जाके जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा। गॉट इट। सिमिलरली जो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया गया है कि जो प्लेयर्स है, से फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट का टीम है तो वो लोग अपना रिकॉर्ड्स बनाने पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं क्या? नहीं, वो लोग वो मैच कैसे भी विन करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो मैच इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर वो रिकॉर्ड्स खुद का बनाने का जो सोचते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन ऐसे नहीं करते, वो लोग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि मैच कैसे जीता जाए उसके बारे में जो है वो लोग उसको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स। सेवेंथ प्रिंसिपल इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अभी सेंट्रलाइजेशन रेफर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटीज़। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पावर और ऑथोरिटीज़, ओके, या तो फिर अधिकार जो है वो एक ही इंसान लेता है या तो फिर कुछ ही लोग लेते हैं। ये ज़्यादातर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर और ऑथोरिटीज़ का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट या बांटना पड़ता है पावर्स एंड ऑथोरिटीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवर हियर इज दैट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा एक्टिविटी के नेचर के ऊपर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अभी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल जो सुपीरियर है ना, वो बिजनेस पॉलिसी उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में या बिजनेस जो है आगे बढ़ाने के बारे में वैसे डिसीजंस ले सकते हैं। और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो कम इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है, जैसे लीव ग्रांट करना, छुट्टी देना, एम्प्लॉयज़ को देना या नहीं देना, ओके, रॉ मटेरियल परचेस करना, ये सब जो है वो जूनियर लेवल के मैनेजर्स को दे सकते हैं, ठीक है। वो सब सुपीरियर्स जो है सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो जूनियर लेवल मैनेजर्स है उनको एनकरेजमेंट मिल जाता है, ठीक है, फाइन, उनको एक पावर मिलता है, ऑथोरिटी मिलता है लीव देने का वगैरह, ठीक है। तो उनको एक एनकरेजमेंट होता है। एट द सेम टाइम जो बड़े या सुपीरियर्स है उनको जो है मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में या मोर इम्पॉर्टेंट वर्क में उन लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बाय बाय।